हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र 98 रीढ़ की हड्डी पाठ से करेंगे 25 फरवरी की। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी बहुत समय से हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी एकांकी है, पर आज हम इसका लास्ट अंश पढ़ने वाले हैं। गोकुल प्रसाद कहते हैं रूखी सी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। वो उमा से कहते हैं फिर रामस्वरूप। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना कोई और। तो रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। वो कहती है, ये जो महाशय मेरी खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करता है। तो इस तरह से अब उमा को गुस्सा आ जाता है कि वो उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। जैसे हमने पिछले वर्कशीट्स में पढ़ा कि उसकी सूरत से कोई मतलब नहीं है, बस मतलब एक तरह से बटरिंग बात मतलब करती जाए, जो जो हाँ हाँ करती जाए, है ना। और लड़की जो है वो कुछ कामयाब भी नहीं हो सकती, उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए, इस तरह से गोकुल प्रसाद कह रहे थे। तो अब उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगती है। गोकुल प्रसाद कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत के लिए मुझे यहाँ बुलाया था या फिर इज्जत उतारने के लिए? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं लड़का और लड़की के बीच। अब साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द घूम रहे थे, यानी शंकर की बात आने लगी। शंकर अब कहता है, बाबूजी चलिए। गोकुल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पापा नहीं किया, कोई चोरी भी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक झाक करी, ना कायरता की। राम स्वरूप उमा उमा वो रोकते रहते हैं पर वो नहीं रुकती। गोकुल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कह दिया कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। आओ बेटे चले। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले जो बेटा है उसने रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, यानी बैकबोन। तो इस तरह से ये आखिरी लाइन थी जिसकी वजह से चैप्टर का नाम पड़ता है रीढ़ की हड्डी। यहाँ पे वर्कशीट का जो पढ़ने वाला काम था वो खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चंस करते हैं। गोकुल प्रसाद ने ऐसा क्यों किया कि उमा को मुंह खोलना चाहिए? गोकुल प्रसाद ने ऐसा इसलिए कहा, जो भी बात वह पूछ रहे थे उसका जवाब खाली उसके पिता रामस्वरूप दे रहे थे। उन्हें कुछ दाल में काला लगा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा इसको भी मुंह खोलने दीजिए। घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं है, इससे क्या वो कहना चाहती है। शंकर अपने हर निर्णय को एक निर्णय के लिए अपने पिता पर निर्भर था, पर साथ ही वे झुक कर भी चलता था और उसका चरित्र भी अच्छा नहीं था। इन्हीं कमियों के कारण उसने कहा कि पता करे कि उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है भी या फिर वो दूसरों के भरोसे है। इस एकांकी में आपको कौन सी बात अच्छी लगी? इस एकांकी में सबसे अच्छी बात यह थी कि जो सौदा करने आए थे उमा के पिता और गोपाल प्रसाद एक दूसरे से कर रहे थे, वह उमा ने स्वीकार नहीं किया और उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाया। राम स्वरूप ने उमा के बीए तक पढ़ने की बात क्यों छुपाई? राम स्वरूप अपनी बेटी उमा की पढ़ाई लिखाई पर गर्व करते थे। गोकुल प्रसाद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और राम स्वरूप अपनी बेटी का अच्छा भविष्य चाहते थे। इसी के कारण उन्होंने पढ़ाई छुपाते हुए उसकी शादी अच्छे घर में तय करने की सोची।
इस तरह से आप ये चारों प्रश्न करके वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक